हेलो भाई यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं फिर एक बार सुरेश सर आपके साथ एमसीक्यू फिजिक्स का 11th के लिए जो मेरा वादा है वो हम आपके साथ निभाते आ रहे हैं। सिर्फ अब आपको प्रैक्टिस करना है और अपने भविष्य को उज्ज्वलमय बनाना है। फिजिक्स के लिए नो टेंशन। आज का जो मेरा सेट है वो सेट नंबर 8। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? आइए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीपी सीपी और सीवी के बीच संबंध होता है। दिस इज मेयर्स फॉर्मूला। मेयर एक वैज्ञानिक था, उसने एक फॉर्मूला सीपी और सीवी पर वही वर्क कर रहा था, इसलिए यहाँ कहता है द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मेयर्स फॉर्मूला। आप जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दो प्रकार का होता है। एक कांस्टेंट प्रेशर पर उसको सीपी बोलते हैं और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसको सीवी बोलते हैं। सीपी बड़ा होता है सीवी से। जब सीपी बड़ा होगा सीवी से तो सीपी माइनस सीवी इज समथिंग दैट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। इसलिए फॉर्मूला आप पढ़े हैं वहां से कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। जब सीपी सीवी से बड़ा है तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। अब यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको चूज करना है कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। एक द्विपरमाणविक गैस के लिए Cp अपॉन Cv का मान होता है। फॉर ए डायटोमिक गैस द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv, द वैल्यू ऑफ Cp अपॉन Cv इज। अब यहाँ देखिए Cp Cv से बड़ा होता है तो बड़े में से छोटे को घटा दिए तो गैस कांस्टेंट के बराबर हो गया। अब इस दोनों का रेशियो आपको निकालना है, ये किसके बराबर होता है। तो Cp अपॉन Cv वो गामा कहलाता है। और आप जानते हैं गैस तीन तरह का होता है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp अपॉन Cv होता है 1.67। डायटोमिक गैस के लिए Cp अपॉन Cv होता है 1.41 और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए Cp बाय Cv होता है 1.33। एक क्वेश्चन ये भी आता है जैसे जैसे एटॉम्स का वैल्यू बढ़ते जाता है गामा का वैल्यू घटते जाता है। तो द्विपरमाणुक गैस डायटोमिक गैस जो है यहाँ पर है डायटोमिक गैस, इसके लिए Cp अपॉन Cv आपको बताया कितना 1.41। इसको गामा कहते हैं हम लोग। Cp अपॉन Cv दैट इज गामा इक्वल टू 1.41। वो कहां से मिलेगा आपको? यहां से मिलेगा। 7 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 7 में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1.4, 1.4। इसलिए ये ऑप्शन इसका आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। नियत दाब पर आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता 7/2 आर है, तो गामा का मान क्या होगा? चार ऑप्शन है, 9/7, 7 में 5, 8/7, 5/7। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज 7/2 आर। द वैल्यू ऑफ गामा इज व्हाट? 9/7, 7 में 5, 8/7, 5/7। तो आपको गामा का वैल्यू यहाँ निकालना है। गामा आप देख रहे हैं दैट इज Cp अपॉन Cv। अब यहाँ को दिया क्या गया है मोलर स्पेसिफिक हीट, ये 7/2 कब है? ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर है। मतलब आपको यहाँ मिला है Cp इज 7/2 आर, ये यहाँ दे रहा है। रिलेशन अभी आप पढ़े Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, इसलिए Cv निकालिए आप यहाँ से। Cv को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए तो Cv इक्वल टू Cp माइनस आर। Cp इज 7/2 आर माइनस आर, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से आप, दो वहां चला जाएगा, 5/2 आर आ गया आपको किसका वैल्यू? Cv का। आपको क्या निकालना है? गामा। गामा का फॉर्मूला अभी आपको हम बताए कितना? Cp बाय Cv। Cp के जगह पर कितना लिखेंगे आप? 7/2 आर। Cp के जगह पर Cv के जगह पर कितना आया? 5/2 आर। 2 आर कैंसिल हो गया, कितना आया? 7/5। चूज कीजिए कहां पर है ये? 9/7, 7 में 5। दिस इज आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4। क्या कहता है देखिए, सेल्सियस पैमाने पर किसी वस्तु का ताप है 40 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका मान कितना होगा? द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री, देन इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल विल बी। चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा?
टेम्परेचर मेजर करने का बहुत सा स्केल होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकिन। आप जानते हैं फ़ारेनहाइट क्या है आपको, क्लिनिकल थर्मामीटर, जिस थर्मामीटर में हम लोग फीवर में मेजर करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है, और वो है उसमें आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का। रिलेशन आपको याद है, जरूर याद होना चाहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। अब यहाँ पे आपको C का वैल्यू दिया हुआ है 40, F का वैल्यू निकालना है। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40, मतलब यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ये 40 है बाय 5, यहाँ से निकालना है आपको F का वैल्यू कितना होगा, F-32/9। यहाँ से कैंसिल कीजिए, 5 8 जो 40, इधर इसको ले आइए, यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से हो गया 5 - 32 और इधर से ले आएंगे 9 × 8 72, इसलिए F कितना होगा, इसको इधर ले आइए आप, 72 - 32 इधर आ गया, प्लस 32 हो गया, ऐड कर दीजिए 2 2 4 7 3 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका वैल्यू होगा। कहीं पर दिया होगा ऑप्शन में, आपको देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट, इसलिए ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी ऑप्शन जो है उसका सही आंसर है, आपको यही चूज करना है। नंबर 5, चार्ल्स के नियमानुसार, ये चार ऑप्शन है, V/T के, VT के, V = 1/T, T/V = K, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब बताइए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, पास्कल्स लॉ, ये सारा जो नियम है ना वो आपके दिमाग में हमेशा ये चलते रहना चाहिए, कौन सा नियम क्या क्या कहता है, तो हमको याद है कि आपके दिमाग में ये चार्ल्स का नियम आ गया होगा। बताइए चार्ल्स का नियम क्या है, रिकॉल कीजिए, चार्ल्स का नियम क्या है, बोलिए। चार्ल्स का नियम है नियत दाब पर किसी गैस का 3 है, देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर ये है T कांस्टेंट तो इसके बीच का जो नियम है दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसके बीच जो नियम है दैट इज चार्ल्स लॉ, और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसके बीच जो नियम है दैट इज पास्कल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या होगा, इसके बीच का नियम है। चार्ल्स का लॉ कहता है, मतलब ये P इज कांस्टेंट होना चाहिए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V यहां से हटाएंगे, कांस्टेंट डालेंगे K × T, V = KT कहीं है क्या, V = KT यहाँ पर है, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं V/T ले आएंगे तो K, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया है, चाहे इस रूप में हो सकता है चाहे इस रूप में हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है, Which of the following is not correct? पहला है, समदाबी प्रक्रिया में डेल्टा P is 0 इन आइसोबारिक प्रोसेस, डेल्टा P is 0। सम आयतनिक प्रक्रिया में डेल्टा W = 0 इन आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा W is 0। सम आयतनिक प्रक्रिया में डेल्टा T is 0 इन आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा T is 0। रुद्धोष्म प्रक्रिया में डेल्टा Q is 0 इन एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा Q is 0। तो आप जानते हैं समदाबी प्रक्रिया जो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसमें क्या होता है कि P इज कांस्टेंट, ये P कांस्टेंट रहता है, तो जब P कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन प्रेशर इज 0, मतलब वो करेक्ट है। सम आयतनिक प्रक्रिया में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V इज 0, डेल्टा V यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज P × dV, क्योंकि ये 0 है इसलिए दिस इज 0, इसलिए डेल्टा W इज 0, मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सम आयतनिक प्रक्रिया में डेल्टा T इज 0, नहीं ये संभव नहीं है, सम आयतनिक प्रक्रिया में देख रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए दिस इज रॉन्ग। और एडियाबेटिक रुद्धोष्म प्रक्रिया में डेल्टा Q इज 0, वहां देखते हैं कि आपको वहां पर
हीट कांस्टेंट रहता है, इसलिए चेंज इन हीट जीरो। मतलब इसमें हीट कांस्टेंट है, इसलिए चेंज इन हीट जीरो। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज नॉट करेक्ट, दिस करेक्ट और दिस करेक्ट, इसलिए ऑप्शन इज सी। ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट है हम लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। ऊष्मा गति के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है, मतलब कंजर्वेशन रहता है। इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देयर इज कंजर्वेशन ऑफ। कौन सा कंजर्व रहता है उसमें? द्रव्यमान, मास, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, ऊर्जा, एनर्जी, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉर्मूला आप याद कीजिए कि सिस्टम को अगर आप हीट देते हैं और अगर वो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करके कुछ वर्क करता है तो उसका फॉर्मूला होता था dq इक्वल टू du प्लस dw। मतलब सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और वर्क डन करने में खर्चा होता था। मतलब जितना एनर्जी रिसीव किया वो सब एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गया। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा जो होती है वो कंजर्व रहती है, ऊर्जा नियत रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान पठन देता है? At what temperature Celsius and Fahrenheit scale gives the same value? This is burning type of question जिसको कहते हैं, हर कंपटीशन एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम रहता है? तो आप जानते हैं उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का ये जो रिलेशन है, इसमें बहुत सा क्वेश्चन आते रहता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। C/5 F-32/9 दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ भी x रखते हैं, यहाँ भी x रखते हैं। मतलब C इक्वल टू F इक्वल टू अगर हम x रख देते हैं दोनों जगह पर, तो यहाँ पुट कर दीजिए x/5 x-32/9, इधर क्रॉस कर दीजिए 9x, इधर ले आइए 5x - 160 आ जाएगा, इधर ले आइए 4x हो जाएगा -160, इसलिए x इज -160/4, दैट इज -40 डिग्री। इसलिए -40, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। -40, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, देखिए। समतापी प्रक्रिया में नियत रहता है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच रिमेन्स कांस्टेंट। नाम से ही स्पष्ट है, समतापी, समान ताप, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। ताप नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक को हम लोग जे से लिखते हैं, कैपिटल जे, और कैपिटल जे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी। 4.2 जूल पर कैलोरी, ये इसका वैल्यू होता है। इसलिए ऑप्शन जो है हम लोग का ए नंबर जो करेक्ट है, ऑप्शन इज 4.2 जूल पर कैलोरी, ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए सत्य होता है, मतलब विच वन इज करेक्ट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब यहाँ जो रिलेशन आप देख रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशन होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, इसलिए पीवी इक्वल टू के होता था वहां पे, और एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू के होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रेशर पी इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू के, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा तो वो ए ऑप्शन आएगा, पीवी इक्वल टू के। क्वेश्चन नंबर 12 है। रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए भी और टी में संबंध है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन V एंड T, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होगा। तो उसको जो निकालने का तरीका बताया गया था उसमें आपको देखे होंगे, रिलेशन टेम्परेचर जो निकाला जाता है उसके हिसाब से आप एक रिलेशन अगर आप याद रखते हैं तो किसी के बीच अगर पूछे जाएगा आपको तो निकाल सकते हैं। जैसे PV टू दी पावर गामा इक्वल टू के, ये हो गया आपको जनरल रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। आपको यहाँ निकालना है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, मतलब प्रेशर को हटा देना होगा। तो आइडियल गैस इसमें रहता है, आइडियल गैस यूज करते हैं पीवी इक्वल टू, मान लीजिए सपोज दैट कि पीवी इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं एनआरटी। एनआरटी यहाँ से पी निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा एनआरटी बाय वी, एनआरटी बाय
वी। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं इसके जगह पर nRT/v इंटू वी टू दी पावर गामा, वी टू दी पावर गामा इक्वल टू के। यहाँ टी रखिए और वी टू दी पावर यहाँ गामा है, यहाँ 1 है, ऊपर ले जाइए, गामा -1। और यहाँ जो के देख रहे हैं आप, के बटे एन आर ले आइए, दैट इज कांस्टेंट, एक तो के डैश मान लीजिए आपको। ये रिलेशन हो जाएगा टी इंटू वी टू दी पावर गामा -1, दैट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होना चाहिए आपको, टी इंटू वी टू दी पावर गामा -1। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए, टी इंटू वी टू दी पावर गामा -1, ये रिलेशन उसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए P और T में क्या संबंध होगा? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ देखिए रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, यहाँ रिलेशन आया टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच। अब आपको निकालना है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच निकालना है तो आपको वॉल्यूम यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम अगर हटाएंगे तो वो आइडियल गैस इक्वेशन में से V निकालिए कितना होगा, यहाँ से आप V निकाल लीजिएगा तो V आ जाएगा फिर आपका nRT/P, यहाँ पर पुट करेंगे, P है ही आपका, और V की जगह पर हो गया nRT/P टू दी पावर गामा, दैट इज के। तो यहाँ देखिए P यहाँ पे हो गया आपका, और ये गामा पावर लेके आएगा तो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस गामा, और T पर गामा रहेगा, यहाँ पे T पर गामा रहेगा, और यहाँ पर K बटे एन के गामा, आर के गामा। तो ये आपका कांस्टेंट के डैश आ जाएगा, इसलिए ये होना चाहिए P टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू दी पावर गामा, दैट इज कांस्टेंट। तो P 1 माइनस गामा और T टू दी पावर गामा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, P 1 माइनस गामा T टू दी पावर गामा, P 1 माइनस गामा T टू दी पावर गामा, दैट इज कांस्टेंट, इसलिए ये रिलेशन वहां पे आएगा। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, समतापी प्रक्रिया में कार्य होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। समतापी प्रक्रिया में कितना कार्य होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में भी कितना वर्क होता है। वर्क का फॉर्मूला हम लोग वहां से निकालते थे, 2 तरह का फॉर्मूला आता था। ये होगा आपको W इक्वल टू nRT log E V2/V1, ये एक फॉर्मूला आता था। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। In isothermal process, work done is nRT log V2/V1, इसलिए ऑप्शन नंबर इज बी, बी होगा। और इसी में अगर आता है ये समतापी प्रक्रिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो बॉयल्स लॉ पालन करेगा यहाँ से। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर यहाँ से V2/V1 आप निकाल देते हैं, V2/V1 अगर यहाँ से निकाल देते हैं V2/V1, तो ये हो जाएगा P1/P2। इसलिए दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ आपको आ सकता है, देखिए nRT log E P1/P2, ये फॉर्मूला भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है P2/P1, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे दिया रहता P1/P2 तो इसका मतलब 2 करेक्शन, यहाँ पर ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर P2/P1 दिया, इसलिए मतलब इसके जगह पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए हम लोग का यहाँ ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, देखिए रुद्धोष्म प्रक्रिया में कार्य होता है, ये था वर्क किसमें, समतापी प्रक्रिया में। दिस वाज वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ कम टू एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन नंबर जो इसमें है बी, बी दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। nr गामा -1 T1 माइनस T2, nr गामा -1 T1 माइनस T2। तो ये था हम लोग का, ये जो MCQ हम लेके आए थे आपके लिए, सेट नंबर शायद 8 ऑप्शन लेके आए हैं हम लोग। अब ये वीडियो मैंने ये जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बार बार कह रहे हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब ये डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न बताया जा रहा है इस पैटर्न पर ही आपको आने की संभावना है। और हमने कोशिश की है कि जितना इम्पोर्टेंट है उसी सब का सिलेक्शन किया है। आपका फिजिक्स के प्रति मैंने आपका जो है वो मैंने गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये हम कोशिश कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे, ताकि हमारा एनर्जी बढ़े और फिर हम नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हो। तब तक के लिए मैनी मैनी थैंक्स, धन्यवाद।